हेलो, नमस्कार बच्चों। मैं अभिषेक नटवाड़िया। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम साझेदारी के पाठ को कंटिन्यू करते हैं और आज हम साझेदारों के पूंजी खातों के बारे में बात करते हैं। साझेदारों के पूंजी खाते। साझेदारों के पूंजी खाते होते हैं वो दो तरीके से रखे जाते हैं। उनको बनाने की विधि दो प्रकार की होती है। साझेदारों के पूंजी खाते रखने की जो विधि अपनाई जाती है उसका वर्णन साझेदारी संलेख में किया जाता है। पहली है स्थिर पूंजी खाता विधि। पहली विधि है उसको हम स्थिर पूंजी खाता विधि कहते हैं, जिसको फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड भी कहते हैं। दूसरी विधि है उसको परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि कहते हैं। दूसरी विधि है वो परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि है, इसको फ्लक्चुएट कैपिटल अकाउंट भी कहते हैं। तो साझेदारों के पूंजी खाते दो विधि से रखे जाते हैं। पहली को हम स्थिर पूंजी खाता विधि कहते हैं और दूसरी को परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि कहते हैं। स्थिर पूंजी खाता विधि से अगर साझेदार अपने पूंजी खाता रखते हैं तो उसमें साझेदारों को दो खाते बनाने होते हैं। जो पहला खाता होता है उसको हम साझेदार पूंजी खाता, जिसको हम इंग्लिश में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहते हैं, और दूसरा खाता बनाना होता है वो है साझेदार चालू खाता, जिसको हम पार्टनर्स करंट अकाउंट कहते हैं। अगर साझेदार अपने पूंजी खाता स्थिर विधि अपनाते हैं तो उसमें दो खाते बनाने होते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है इसमें पूरे साझेदारों की पूंजी का वर्णन होता है कि कौन सा साझेदार प्रारंभ में कितनी पूंजी लेके आया है, और अगर वर्ष के अंदर अगर कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की जाती है तो उसका वर्णन, और अगर साझेदार द्वारा कोई पूंजी आहरित की जाती है तो उसका वर्णन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होता है। अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट स्थिर विधि से अपनाया जाता है तो केवल इस खाते में कैपिटल का ही वर्णन होता है, जो प्रारंभिक पूंजी होती है, और वर्ष के भीतर अगर कोई पूंजी निकाली जाती है या लगाई जाती है, और शेष के अंत में जो वर्ष के अंत में जो पूंजी का शेष रहता है उसको ज्ञात किया जाता है। दूसरा खाता साझेदार चालू खाता, जिसको हम पार्टनर्स करंट अकाउंट कहते हैं। पार्टनर्स करंट अकाउंट में पूंजी के अतिरिक्त अगर साझेदार द्वारा जितने भी लेन देन किए जाते हैं उनका वर्णन होता है, जैसा कि साझेदार को आहरण के ऊपर ब्याज वसूल किया जाता है, अगर साझेदार को उसकी पूंजी के ऊपर ब्याज दिया जाता है, अगर उसको सैलरी, कमीशन या अन्य किसी प्रकार के लाभ दिए जाते हैं तो उसका वर्णन पार्टनर्स करंट अकाउंट में होता है। अगर साझेदारों के द्वारा परिवर्तनशील पूंजी विधि से खाते अपनाए जाते हैं तो उसमें केवल एक ही खाता बनाया जाता है, जिसको हम साझेदार पूंजी खाता कहते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर साझेदारों के द्वारा परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि अपनाई जाती है तो उस विधि में केवल एक ही खाता बनाया जाता है जिसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहते हैं। इस खाते में
साझेदारों की पूंजी और जितने भी उनके लेन देन होते हैं, जैसे कि उनको वेतन दिया जाता है, कमीशन दिया जाता है, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये सारे लेन देन इसी एक ही खाते में दिखाए जाते हैं। कौन सी विधि साझेदारों के द्वारा अपनाई जाएगी, इसका वर्णन साझेदारी संलेख में होता है। तो ये विधि अपनाना साझेदारों के ऊपर निर्भर करता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट कैसे बनता है और इसका परफॉर्मा कैसा होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। जो साझेदारों का अगर स्थिर विधि से खाते रखे जाते हैं तो उसमें जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा उसके हम परफॉर्मा की हम बात कर रहे थे, साझेदारों के पूंजी खाता। तो साझेदार के पूंजी खाते दो विधि से बनाए जाते हैं, जिनके बारे में हम बात कर चुके हैं। पहली विधि के बारे में हम बात करते हैं कि स्थिर पूंजी खाता विधि। स्थिर पूंजी खाता विधि में दो खाते बनाए जाते हैं। दो खाते बनाए जाते हैं। पहला खाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का परफॉर्मा इस प्रकार का होता है। ये डेबिट पक्ष होता है, ये क्रेडिट पक्ष होता है। डेबिट पक्ष में पर्टिकुलर पार्टनर्स कॉलम, पर्टिकुलर्स पार्टनर्स कॉलम, हम यहाँ पे दो पार्टनर मान के चलते हैं, पार्टनर ए एंड पार्टनर बी। क्रेडिट पक्ष में पर्टिकुलर्स पार्टनर ए एंड पार्टनर बी। स्थिर पूंजी खाता विधि में जो पहला खाता बनता है उसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहते हैं। इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में केवल साझेदारों की पूंजी का वर्णन होता है। कैपिटल के क्रेडिट पक्ष में पूंजी का प्रारंभिक बैलेंस दिखाया जाता है, जिसको हम बाय बैलेंस बीडी के नाम से दिखाते हैं। तो साझेदारों की प्रारंभिक पूंजी होती है वो इस खाते में क्रेडिट पक्ष में बाय बैलेंस के नाम से दिखाते हैं। अगर साझेदारों की डेबिट कैपिटल होगी तो उसको डेबिट पक्ष में टू बैलेंस बीडी के नाम से दिखाते हैं। इसी प्रकार से अगर किसी साझेदार द्वारा वर्ष के मध्य में अतिरिक्त पूंजी लगाई जाती है उसको हम बाय कैश या बैंक के नाम से दिखाते हैं। अगर साझेदार के द्वारा वर्ष के मध्य में कोई अतिरिक्त पूंजी लगाई जाती है उसको हम कैश या बैंक के नाम से दिखाते हैं। जिस साझेदार द्वारा जितनी पूंजी लगाई जाती है उतनी हम उसके कॉलम में दिखा देंगे, जिसको हम एडिशनल कैपिटल कहते हैं। अगर किसी भी साझेदार के द्वारा एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की जाती है तो उसको हम कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में दिखा देते हैं। अगर वर्ष के मध्य में किसी साझेदार के द्वारा कैपिटल विड्रॉल की जाती है, मतलब आहरित की जाती है, तो उसको हम टू कैश या बैंक के नाम से दिखाते हैं। अगर किसी साझेदार के द्वारा वर्ष के मध्य में कुछ पूंजी आहरित की जाती है जिसको कैश या बैंक के नाम से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट पक्ष में लिखेंगे और विड्रॉ कैपिटल परमानेंटली। अगर किसी साझेदार के द्वारा अपने कैपिटल का कुछ हिस्सा परमानेंटली विड्रॉल कर लिया जाता है तो उसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट पक्ष में दिखाते हैं। उसके बाद में अंत में जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो अंतिम पूंजी को दर्शाता है। बाय बैलेंस सीडी, ये बैलेंसिंग फिगर होता है
अगर साझेदारों की अंतिम पूंजी का क्रेडिट शेष होता है तो वह बाय बैलेंस सीडी होता है, और अगर साझेदार की पूंजी का अंतिम शेष डेबिट होगा तो टू बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर। इस प्रकार से साझेदारों का कैपिटल अकाउंट बनता है। यह तब बनता है जब हम स्थिर विधि से साझेदारों के पूंजी खाते बनाते हैं। फिर इसमें जो दूसरा खाता है वह पार्टनर्स करंट अकाउंट बनता है, जिसकी भी हम इसके साथ साथ बात कर लेते हैं। दूसरा खाता बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का परफॉर्मा लगभग सा सेम होता है, लेकिन इनके मध्य लिखी जाने वाली मदें अलग होती हैं। पार्टनर्स करंट अकाउंट में पार्टनर्स की कैपिटल को छोड़ के साझेदारी में जितने भी लेन देन होते हैं वो पार्टनर्स करंट अकाउंट में लिखे जाते हैं। जैसा कि अगर किसी साझेदार के द्वारा उसकी पूंजी के ऊपर ब्याज लिया जाता है, या उसके द्वारा आहरण की गई राशि के ऊपर ब्याज दिया जाता है, या किसी साझेदार को उसको वेतन या कमीशन दिया जाता है, तो सारी चीज़ें पार्टनर्स करंट अकाउंट में लिखी जाती हैं। ये डेबिट पक्ष है, ये क्रेडिट पक्ष है। ये पर्टिकुलर्स, ए पार्टनर, बी पार्टनर, पर्टिकुलर्स, ए पार्टनर एंड बी पार्टनर। अगर किसी साझेदार के पार्टनर का जो ओपनिंग बैलेंस होता है उसको हम बाय बैलेंस बीडी के नाम से, साझेदारों का जो करंट अकाउंट का प्रारंभिक शेष होगा और उसका बैलेंस क्रेडिट है तो बाय बैलेंस बीडी के नाम से, और अगर डेबिट शेष है तो टू बैलेंस बीडी। इसके बाद जो क्रेडिट पक्ष में लिखी जाने वाली मदें वे सारी मदें होती हैं जो पार्टनर के प्रॉफिट को इंक्रीज करती हैं, और डेबिट पक्ष में हम वो सारे लेन देन लिखते हैं जो पार्टनर्स के प्रॉफिट को डिक्रीज करती हैं, जो पार्टनर्स के प्रॉफिट में कमी लाती हैं। तो इसी प्रकार से पहली चीज़ बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो साझेदारों द्वारा कैपिटल लगाई जाती है और उसके ऊपर साझेदारों को जो इंटरेस्ट दिया जाता है तो वो पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से दिखाया जाता है। जिस साझेदार को जितना इंटरेस्ट पे किया जाता है उसकी कैपिटल के ऊपर वो उसके कॉलम में हम दिखा देते हैं। अगली, अगर किसी साझेदार को सैलरी या कमीशन दिया जाता है तो वह बाय सैलरी या कमीशन, जिस साझेदार को जितना वेतन या कमीशन दिया जाता है वो उसके कॉलम में हम दिखा देते हैं। फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट पक्ष में टू ड्राइंग। अगर किसी साझेदार के द्वारा वर्ष के मध्य में कोई ड्राइंग किया जाता है जो कुछ समय के लिए किया जाता है तो उस ड्राइंग को हम पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट पक्ष में दिखाते हैं। ये जो ड्राइंग है इसका मतलब हिंदी में आहरण होता है। आहरण का मतलब बच्चों आपने 11वीं क्लास में पढ़ चुके हो कि आहरण का मतलब क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। आहरण का मतलब होता है कि अगर किसी साझेदार द्वारा साझेदारी फर्म से अपने निजी प्रयोग के लिए नगद या किसी वस्तु निकाली जाती है तो उसको हम आहरण कहते हैं, और फर्म उस साझेदार से कुछ इंटरेस्ट भी वसूल करती है। तो अगर कुछ इंटरेस्ट वसूल करती है तो उसको हम पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट पक्ष में लिखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो अगर साझेदार के द्वारा जो ड्राइंग किया जाता है और उसके ऊपर फर्म द्वारा जो इंटरेस्ट वसूल किया जाता है उसको हम डेबिट पक्ष में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहते हैं। अंत में पार्टनर्स करंट अकाउंट का जो अंतिम शेष होता है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो अंतिम शेष को पार्टनर्स करंट अकाउंट में अगर साझेदारों को लाभ होता है तो बाय क्रेडिट पक्ष में बाय प्रॉफिट एंड लॉस
एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से शो करते हैं। और ब्रैकेट में हम लिख देते हैं कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो अमाउंट ट्रांसफ़र किया जाता है ये है साझेदारों का लाभ है, ये है प्रॉफिट, और ये बैलेंसिंग फिगर होता है जो अंतिम शेष होता है। अगर साझेदारों को हानि होती है तो वह इस खाते के डेबिट पक्ष में टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये लॉस का अमाउंट होता है। अगर साझेदारों को हानि होती है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट पक्ष में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अकाउंट के नाम से दिखाते हैं, और अगर साझेदारों को लाभ होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से दर्शाते हैं। देखो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसलिए आता है क्योंकि इस लाभ को हम कहाँ ट्रांसफर, ये लाभ कौन सा होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अकाउंट के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो स्थिर पूंजी खाते विधि में साझेदार के दो खाते बनाए जाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जिसमें केवल हम पार्टनर्स के कैपिटल के बारे में बात करते हैं, और दूसरा है पार्टनर्स करंट अकाउंट जिसमें हम कैपिटल के अतिरिक्त जितने भी लेन देन होते हैं उनको दर्शाते हैं। अब हम दूसरी विधि लेते हैं परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि। जो परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि अपनाई जाती है तो उसमें इन दोनों खातों के सभी लेन देन केवल एक ही खाते में दर्शाए जाते हैं। उस खाते को हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहते हैं। बच्चों हम दूसरी विधि की बात करते हैं, परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि। इसमें साझेदारों द्वारा केवल एक ही खाता बनाया जाता है जिसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहते हैं। ये डेबिट पक्ष और एक क्रेडिट पक्ष। डेबिट पक्ष में पर्टिकुलर ए पार्टनर बी पार्टनर, क्रेडिट में पर्टिकुलर्स ए पार्टनर एंड बी पार्टनर। परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि में हम एक ही खाता बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसी खाते में पार्टनर्स की कैपिटल का और सारे जितने भी फर्म में साझेदारों द्वारा लेन देन किए जाते हैं उनको हम लिखते हैं। तो सबसे पहले इसमें बाय बैलेंस बीडी, ये बाय बैलेंस बीडी कैपिटल का बैलेंस बीडी है, मतलब जो साझेदारों की प्रारंभिक पूंजी होती है उसको हम सबसे पहले दर्शाते हैं। देखिए कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर जो खाते बनते हैं उनका क्रेडिट बैलेंस आएगा प्रारंभिक या डेबिट बैलेंस आएगा। बच्चों ये बात हमने 11वीं में कर चुके हैं कि ऑल एसेट्स आर डेबिट एंड ऑल लाइबिलिटीज़ आर क्रेडिट। जो सारी एसेट्स होती हैं वो सारी डेबिट शेष होता है प्रारंभिक, और जितनी भी लाइबिलिटीज़ होती हैं उनका प्रारंभिक शेष क्रेडिट होता है। तो जो कैपिटल होती है वो लाइबिलिटीज़ होती है फर्म की, तो फर्म का ये अकाउंट बनता है तो उसका प्रारंभिक शेष क्रेडिट होता है। तो इसलिए हम इसके प्रारंभिक शेष को क्रेडिट में लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी। अगर किसी साझेदार का कैपिटल का डेबिट बैलेंस हो तो उसको हम टू बैलेंस बीडी के नाम से दिखाते हैं। अगर किसी साझेदार के द्वारा वर्ष के मध्य में अतिरिक्त पूंजी लगाई गई है तो बाय कैश या बैंक के नाम से दिखाते हैं। ये एडिशनल कैपिटल है, एडिशनल कैपिटल। जो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस होती है पार्टनर्स के द्वारा उसको हम कैश या बैंक के नाम से दिखाते हैं। अगर किसी साझेदार के द्वारा कोई कैपिटल विड्रॉल की जाती है तो टू कैश या बैंक के नाम से दिखाते हैं। यह
विड्रॉल कैपिटल होती है। अगर वर्ष के मध्य किसी साझेदार के द्वारा कुछ कैपिटल विड्रॉल की जाती है तो उसको कैश या बैंक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में दिखाते हैं। इसी प्रकार से बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, साझेदारों को उनकी पूंजी के ऊपर जो ब्याज दिया जाता है उसको हम क्रेडिट पक्ष में दिखाते हैं। इसी प्रकार से अगर आहरण के ऊपर जो ब्याज वसूल किया जाता है उसको हम डेबिट पक्ष में टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के नाम से दिखाते हैं। अगर किसी साझेदार को वेतन या कमीशन दिया जाता है तो उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में सैलरी या कमीशन के नाम से हम दिखाते हैं। फिर अंत में जो अंतिम शेष होगा उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अगर प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट पक्ष में अंतिम शेष आएगा और अगर हानि होती है तो टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन कंडीशन ऑफ लॉस, ये अंतिम शेष होता है। तो इस प्रकार का खाता अगर साझेदारों के द्वारा परिवर्तनशील विधि अपनाई जाती है तो एक खाता बनता है और उसमें लिखे जाने वाली मदें इस प्रकार की हैं। बच्चों, ये खाते तुम्हें ध्यान रखना होगा कि साझेदारों के द्वारा किस प्रकार से खाते रखने की विधि अपनाई जाती है। अगर परिवर्तनशील विधि अपनाई जाती है तो एक खाता बनेगा और उसी एक खाते में उनकी कैपिटल और फर्म में जितने भी लेन देन होते हैं उनका वर्णन होगा। और अगर स्थिर परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि अपनाई जाती है तो उसमें दो खाते बनेंगे, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। कैपिटल में उसमें केवल साझेदारों की जो कैपिटल होगी उसके बारे में लिखा जाएगा और कैपिटल के अतिरिक्त जितने भी लेन देन होंगे वो पार्टनर्स करंट अकाउंट में लिखा जाएगा। थैंक यू बच्चों। हम नेक्स्ट क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और उससे संबंधित जितनी भी एंट्रियाँ होती हैं उनकी बात करेंगे।